हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। और स्टडी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12th बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर हिंदी मीडियम में। तो बच्चों, हिंदी मीडियम में जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका प्रबंध के सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इससे पहले हमने एक पहला चैप्टर किया है, उसकी वीडियो भी आप देख लेना अगर आपने नहीं देखे अभी तक। तो इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है वो है प्रबंध के सिद्धांत, उसकी अवधारणा एवं महत्व, और उसके कंसेप्ट क्या है और उसके सिग्निफिकेंस या आपको फीचर्स आप कह सकते हो, वो सारी चीजें क्या होती है प्रबंध के सिद्धांत की। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत एवं पद्धतियां, तो कुछ प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में देखना है। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि प्रबंध के सिद्धांत का मतलब क्या है। एक रफ एग्जांपल लेते हैं, उससे शायद आपको समझ में आ जाएगा। तो मान के चलो ये एक बिजनेस है, ये एक बिजनेस है और ये स्टार्ट हुआ होगा कोई 1600-1700 ईस्वी में। मतलब तब कोई बिजनेस शुरू नहीं हुआ था, पहला बिजनेस था ये पूरी दुनिया का, मान के चलो। और ऐसे में एक पर्सन जो कि इसका था ऑनर, उसने ये बिजनेस जब स्टार्ट किया, क्योंकि पहली बार बिजनेस कर रहा था, तो इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम किस तरीके से आई, जैसे कि बिजनेस में कोई भी टास्क जब ये लेता था, कोई भी काम करने को लेता था, तो काम पूरा नहीं होता था टाइम से। यहाँ पे जितने भी वर्कर थे, जब ये वर्कर साथ में जब काम करने आते थे यहाँ पर, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या फेस करने को मिलती थी। प्रॉब्लम ये फेस करने को मिलती थी कि ये सभी लोग अच्छे से काम नहीं करते थे। क्योंकि जैसे इंसान का एक बिहेवियर होता है, जितना पैसा मिले उससे कम काम करो या कम ना ही करो और पैसा मिलता रहे। इंसान की यही फितरत है। जैसे बच्चों की फितरत होती है बिना पढ़े नंबर आ जाए, या हम चाहते हैं कि पिज्जा बर्गर खा के हमारी हेल्थ बन जाए, हम 6 पैक्स हमारे आ जाए, है ना, हमारी बॉडी शॉडी हो जाए। तो ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती, बट फिर भी हम ये सब कुछ करते हैं। हमें पता है कि मॉर्निंग में पार्क जाने से, सैर करने से, वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से हेल्थ अच्छी रहती है, लेकिन हम फिर भी नहीं करते। तो सेम तरीके से जो वर्कर है ये काम करते तो हैं लेकिन अच्छे से नहीं कर पाते, गलतियां ज्यादा करते हैं। या इनमें से कुछ वर्कर ऐसे हैं जो बहुत कम काम करते हैं लेकिन सैलरी पूरी चाहिए इनको, बीच बीच में हड़ताल कर देते हैं। अगर ऑनर कोई भी नई चीज लेकर आता है बिजनेस में कि आज से एक नया रूल ये होगा, तो उसका ये विरोध करने लग जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली इस ऑनर को। और इसी तरीके से आने वाले टाइम में जब बाकी लोगों ने भी जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उनको भी ये सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिली। उन्होंने कहा भाई ये सारी प्रॉब्लम तो हमारे सामने भी है। तो इन्होंने क्या किया, उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला अपने अपने तरीके से। अब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है कि कोई भी आइडिया अगर आया कि हाँ ये सॉल्यूशन हो सकता है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बार उसको अप्लाई किया, देखा कि रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया तो इसका मतलब वो हमारा एक रूल बन जाएगा, वो हमारा एक प्रिंसिपल बन जाएगा। और ये बात मैं बाकी सबको भी बता दूंगा कि अगर आपके सामने ये प्रॉब्लम आती है तो आप इस टेक्निक को यूज करो और आपका काम बन गया। जैसे एग्जांपल, वर्कर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। वर्कर अगर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो एक काम करते हैं, हम उनको मोटिवेशन के नाम पे हम उनकी सैलरी इंक्रीज कर देते हैं। तो ऐसे में वर्कर काम करने लग जाएगा। तो जब इसने ये वाली टेक्निक यूज करी तो इसको रिजल्ट अच्छे मिले। फिर इसने क्या किया, उसने ये टेक्निक सबको बता दी कि अगर आपके पास भी वर्कर अच्छे से काम नहीं करते तो उनकी सैलरी इंक्रीज करके या करने का वादा कर दो
तो वो काम करना शुरू कर देंगे। या उनको प्रमोशन करने का वादा कर दो कि आपका प्रमोशन हो जाएगा 1 साल के बाद अगर आपने ये काम कर लिया, या फिर अगर आपने ये टारगेट अचीव कर लिया तो आपको ये इंसेंटिव मिल जाएगा, या आपको बोनस मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यही होते हैं हमारे व्यवसाय के कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत। उनका काम कैसे है, कैसे बना वो, जैसे जैसे ये बिजनेस जो पुराने जमाने के थे उन्होंने जब उन्होंने यूज किया अपने अपने बिजनेस में, तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई इससे रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, तो उसको इन्होंने नाम दे दिया कि भैया ये हमारे सिद्धांत हो गए, ये हमारे रूल हो गए। अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में ये रूल लगेगा, और अगर दूसरी कंडीशन आती है तो उसमें ये रूल लगेगा। तो ये सारा जो चैप्टर है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, प्रबंध के सिद्धांत। तो ये पिछले कुछ लोगों ने काम किया और काम के दौरान जो उनको प्रॉब्लम फेस करने को मिली उसको सॉल्व करने के चक्कर में उन्होंने जो जो सोल्यूशन निकाला उन सभी सोल्यूशन का नाम प्रबंध के सिद्धांत रखा गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस चैप्टर में इसकी डेफिनेशन को लेके, प्रबंध के सिद्धांत की डेफिनेशन को लेके। आई होप आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि प्रबंध का सिद्धांत होता क्या है। क्लियर हुआ था? हाँ, ठीक है। अगर क्लियर हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समस्याओं का समाधान करने एवं व्यवसाय को कुशलता पूर्वक तथा ठीक तरीके से चलाने के लिए प्रबंधक को मार्गदर्शन की जरूरत होती है। तो जो प्रबंधक होता है, जो मैनेजर होता है, जो बिजनेस को चलाता है, उसको बिजनेस को चलाने के लिए मार्गदर्शन, गाइडलाइंस की जरूरत होती है, जिसे हम प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। डेफिनेशन की तरफ ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन बोरिंग होती है बेटा, ये आप सभी को पता है। अगर आप कहते हो कि सर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है डेफिनेशन याद करने में, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपका बुरा टाइम है, बट कोई बात नहीं, ये भी चला जाएगा। तो सिर्फ 12th तक पढ़ाई कर लो, 12th के बाद आपके मौज आएगी, ये तो नहीं कहूंगा। 12th के बाद आपको और हैबिट हो जाएगी पढ़ने की। तो ऐसा तो कभी होगा नहीं कि पढ़ाई आपकी कभी छूटेगी, तो वो तो आपकी कॉलेज तक चलती रहेगी। और अगर भगवान ने चाहा तो 12th कॉलेज के बाद भी आप मास्टर्स करोगे और वहां पे भी आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी। बात आती है डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन जी.आर. टेरी इसने भी दी है, एडविन ने दी है, कुंटल ओडोनेल ने दी है। मैंने ये वाली चीज याद करी थी। अगर आपको इनकी डेफिनेशन याद करनी है तो वो याद कर लेना। समझाने वाली कोई भी चीज नहीं है, डेफिनेशन होती ही टफ है। उसमें ना तो आप कुछ कर सकते, ना तो मैं कुछ कर सकता, लेकिन समझाने की कोशिश कर सकता हूं। कुंटल एंड ओडोनेल की लिखा है, प्रबंध के सिद्धांत सामान्य वैधता के आधारभूत सत्य हैं जो प्रबंधकीय क्रियाओं के परिणामों का पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता रखते हैं। तो पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा तो हम ये टेक्निक लगा सकते हैं कि अगर हम उसको पैसा दे देंगे तो ये अच्छा काम कर लेगा। तो अच्छा काम कर लेगा का होता है परिणामों का पूर्व अनुमान लगाना। तो ये सारी चीजें बेटा इसकी है। तो डेफिनेशन का तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो आपको याद करनी ही पड़ेगी। बाकी आगे की जो बात है वो है बेटा इसकी विशेषताएं, इसकी प्रकृति, इसका नेचर। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि प्रबंध के जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक अनुकूलता रखते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। इसका मतलब क्या है? जब इस सार्वभौमिक की बात आती है तो इसका मतलब है कि हर जगह, मतलब है कि जितने भी व्यवसाय है, चाहे वो आपके पैसे कमाने से रिलेटेड हो, चाहे पैसा कमाने से ना रिलेटेड हो, मतलब एनजीओज की भी अगर मैं बात करूं, व्यवसायिक आपके हो या गैर व्यवसायिक कह लो, किसी भी कंडीशन में, इवन आपके जो आसपास जो भी घटनाएं घटती हैं उसमें भी आपको ये सिद्धांत देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के नाम पे, अगर आप अपने दोस्त से या किसी बच्चे से अगर आप अपना होमवर्क करवाना चाहते हो और वो नहीं करता, तो आपको पता है इसका सोल्यूशन क्या है। तो वहां पे भी यही सिद्धांत आपका यूज हुआ। ठीक है, तो सार्वभौमिक अनुकूलता का मतलब है कि ये हर जगह यूज होता है। जैसे शिक्षण संस्थाएं, मतलब स्कूल हो गया, सरकारी कार्यालय में भी होगा, खेल के मैदान में भी होगा, किसी फॉर्म में भी होगा, सेना में होगा, क्लब, इन सब में ये यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट और भी आसान है। लिखा हुआ है सामान्य मार्ग निर्देशन।
तो ये जनरल गाइडलाइंस होती है। इसका मीनिंग क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से, कुछ साइंस के कुछ ऐसे रूल होते हैं जिनको आपको फॉलो करना ही होता है, आप उसको मना नहीं कर सकते। उसमें कुछ रासायनिक कुछ ऐसे समीकरण होते हैं, कुछ इक्वेशंस ऐसी होती है जिनको आप मना नहीं कर सकते। अगर एक किसी का मुझे इतनी साइंस आती नहीं है, अगर किसी की एक यूनिट और दूसरी यूनिट को अगर आप प्लस करते हो, जो भी साइंस में होता है, तो वो जहां आप अप्लाई कर रहे हो, आप इंडिया में रह रहे हो तो तब भी उसका रिजल्ट सेम आएगा, अगर आप अमेरिका में रह रहे हो तब भी उसका रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिद्धांतों की, तो वो नहीं है पॉसिबल कि आप उसको कठोर तरीके से उसको अप्लाई कर सको। साइंस को हम इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर ये चीज देंगे, अगर टैबलेट है, इसको खाने से अगर फीवर ठीक होगा तो उससे फीवर ही ठीक होगा, उससे कोई दिल की बीमारी ठीक नहीं हो सकती, राइट, क्योंकि वो साइंस है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिद्धांतों की, तो अगर कोई सिद्धांत अगर मेरे लिए काम कर गया, अगर कोई नियम मेरे बिजनेस में काम कर गया, तो ये गारंटी नहीं है कि ये नियम दूसरे के बिजनेस में भी काम करे। मान के चलो कि अगर मैं अपने किसी स्टूडेंट को मोटिवेट कर देता हूं कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छी सैलरी मिलेगी और आपकी लाइफ सेट हो जाएगी उसमें। मान के चलो एक बच्चे ने एक काम कर लिया उसको सुन के, और दूसरे बच्चे पे जब मैं सेम चीज अगर अप्लाई कर रहा हूं तो वो काम नहीं कर रही है। उसके पीछे का रीजन क्या है, मान के चलो उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से उसका माइंड डिस्टर्ब है, या फाइनेंशियली वो बहुत ज्यादा वीक है, तो खाना खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे में ट्यूशन की फीस कैसे दे और पढ़ाई में अपना मन कैसे लगाए। और ऐसी सिचुएशन को ना जानते हुए मैं उसे अगर मोटिवेट करता रहूं कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, यू कैन डू इट, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम अलग है। तो बिना प्रॉब्लम जाने मैं अपना कोई भी सिद्धांत अगर उस पर लागू करता रहूं जस्ट बिकॉज क्योंकि पहले वाले स्टूडेंट पे काम कर गया था, तो वो सही नहीं होगा। तो इसलिए ये सिर्फ सामान्य मार्ग निर्देशन है, अगर आप चाहो तो अप्लाई करो, अदरवाइज आप चाहो तो उसमें चेंजेस करके भी उसको अप्लाई कर सकते हो। क्लियर हो गया पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अभ्यास एवं प्रयोग द्वारा निर्धारण। अभ्यास एवं प्रयोगों द्वारा निर्धारण, इसमें बताया गया है कि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर सिंपल से एक बात बोली हुई थी कि एक बिजनेसमैन ने, उसके सामने प्रॉब्लम आई, उसने अप्लाई किया, जो भी उसकी सोच थी, जो भी उसके पास जो भी टेक्निक उसके माइंड में आई, उसने वो यूज करी और फिर वो एक नियम बन गया, वो एक प्रिंसिपल बन गया, वो एक सिद्धांत बन गया। तो वही चीज यहाँ बोली है अभ्यास एवं प्रयोगता निर्धारण। तो सिद्धांतों को जो बनाया गया है वो अभ्यास करके बनाया गया है, आपका प्रयोगों द्वारा बनाया गया है। तो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, प्रैक्टिस की गई है, तब जाके हमने उसको एक सिद्धांत का नाम दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, अगर कोई भी चीज अगर आप करते हो तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि अगर कोई चीज काम नहीं कर रही तो उसको चेंज करके दूसरी टेक्निक यूज कर लो। तो प्रबंध के सिद्धांतों में फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि अगर आपको लगता है कि ये टेक्निक काम नहीं कर रही, कोई बात नहीं, दूसरी टेक्निक यूज करो, राइट। जैसे आप पबजी खेलते हो तो आप अगर एक तरह से खेलते हो कि भैया मैं ये वाली गन अगर लेता हूं तो मैं जीतता हूं, बाई चांस उससे हार गए तो दूसरी गन यूज करो, राइट। या फिर अगर आपकी कोई टेक्निक है तो वो चेंज करो, ठीक है। डिफेंसिव खेलना है, एग्रेसिव खेलना है, वो आपके ऊपर है कि आपको रश करना है टीम के ऊपर या नहीं करना है। तो ये जो टेक्निक्स होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर आपको यूज करना है, अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो दूसरा यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो सिद्धांत है, ये जो नियम है, ये चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसमें अभी भी प्रयोग चल रहे हैं। अगर आप अभी भी अगर वीडियो देख रहे हो तो इस टाइम पे भी बहुत सारे सिद्धांत चेंज हो गए होंगे और इसमें बहुत सारे प्रयोग चलते रहते हैं। तो वही लिखा हुआ है, पुराने सिद्धांतों में सुधार किए जा रहे हैं और नए सिद्धांतों का जन्म हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो सिद्धांत पढ़ लिए वही एप्लीकेबल होते रहेंगे 1500, 200, 2000 सालों तक। उसमें चेंजेस आते रहेंगे हर साल, इवन मैं तो कहता हूँ हर दिन। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यतः व्यवहारात्मक। तो व्यवहारात्मक का मतलब क्या है? प्रबंध के सिद्धांतों का सीधा संबंध मानवीय व्यवहार से है। अगर आप ध्यान दो तो जो ये सिद्धांत बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए,
क्योंकि बिजनेस में कोई मशीन कोई काम कर रही है तो उसके ऊपर कोई अलग कोई सिद्धांत काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका कोई मन नहीं है। जो मन डोला तन डोला वो इंसानों का ही होता है कि आज मेरा मन नहीं है काम करने का, आज मेरा मन नहीं है पढ़ने का, या आज मेरा इतना मन कर रहा पढ़ने का कि आज मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो मन है, जो बिहेवियर है, वो इंसानों का है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि मुख्यतः व्यवहारात्मक है। हमारे ये सिद्धांत ये मनुष्य के व्यवहार के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट लिखा है कारण व परिणाम संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। प्रबंध के सिद्धांत कारण व परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं, अर्थात यह स्पष्ट करते हैं कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में एक विशेष ढंग से काम किया जाए तो उसके परिणाम ये होंगे। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि अगर मेरा कोई वर्कर काम नहीं कर रहा और अगर मैं उसको मोटिवेट कर देता हूँ पैसे देके, या मैं उसको प्रॉमिस कर देता हूँ कि आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, आपको बोनस मिल जाएगा या आपको प्रमोशन मिल जाएगा, तो काम करने लग जाता है। तो परिणाम मिला और कॉज क्या था, किस वजह से काम नहीं कर रहा था, वो मेरे को मिल गया। तो सिद्धांत हमें ये सारी चीजें सिखाते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का कॉज क्या है, कारण क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब उसका आपका परिणाम क्या मिलेगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट है अनिश्चित। प्रबंध के सिद्धांत निश्चित नहीं है, क्योंकि देखो अगर निश्चित होते तो उनमें ये वाली लाइन नहीं बोली जाती, क्योंकि वो अभी भी चेंजेस होते जा रहे हैं। तो इसलिए प्रबंध के सिद्धांत निश्चित नहीं है, इन पर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, अर्थात परिस्थितियों के अनुसार ही इन्हें लागू करने अथवा ना करने का निर्णय लिया जाता है। एग्जाम्पल के नाम पर मैंने स्टूडेंट का आपको एग्जाम्पल दिया था। अगर प्रॉब्लम है फाइनेंशियली या वो फैमिली से थोड़ा सा उसको इश्यू चल रहा है, तो ऐसे में आप कितना ही मोटिवेट करो वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इन सब चीजों का बहाना आप मत ले लेना, आपको फिर भी देखो पढ़ना तो पड़ेगा। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ कि आप जो बिजनेस पढ़ते हो ये 100% सॉल्यूशन नहीं है आपके बिजनेस को करने का, कि 12th के बाद आप कहोगे कि मैंने बिजनेस पढ़ी थी और अब मैं करूंगा बिजनेस, पापा लाओ 100 करोड़ रुपए और मैं बिजनेस करूंगा। तो बुक की नॉलेज अलग होती है और रियल लाइफ की नॉलेज अलग होती है, ध्यान रखना, क्योंकि कंपटीशन चेंज होता जा रहा है। बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की, प्रबंध के सिद्धांत का महत्व। अभी तक हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी थी, आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। बाद में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि इनको याद कैसे करना है इन सभी पॉइंट को। अब बात आ जाती है इसके महत्व की। प्रबंध के सिद्धांत बनाने क्यों जरूरी थे वो देखो। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। मैं अगर नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझसे पहले जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था उनकी हेल्प से, उनके एक्सपीरियंस से मुझे कुछ नॉलेज मिली जो मुझे हेल्प करेगी बिजनेस को चलाने में। वही चीज यहाँ पे बोली गई कि प्रबंधकों को उपयोगी ज्ञान उपलब्ध कराने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग तथा प्रभावी प्रशासन। अब देखो, क्योंकि ये मुझे अगर मिल गया, अगर मुझे ज्ञान मिल गया, तो ऐसे में मैं जो संसाधन मेरे बिजनेस में जो यूज होंगे उनको अनुकूलतम प्रयोग करूं। अनुकूलतम का मतलब हो गया कि कम कॉस्ट में और कम वेस्टेज में। आप वेस्टेज भी कम कर रहे हो, आप वेस्ट भी कम कर रहे हो, और दूसरा आप पैसे भी कम लगा रहे हो। तो जितने रिसोर्सेज चाहिए आपने एग्जैक्ट या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपने उतना ही खरीदा, तो इससे आपके पैसे की वैल्यू जो है वो बची रही। दूसरा आपका टाइम खराब होने से बचा, ठीक है। और तीसरा जो आपके वर्कर है वो अच्छे से अपने जो भी उनका जो टाइम है 10 घंटे का 8 घंटे का काम करने का, उन्होंने उस टाइम पीरियड को अच्छे से यूटिलाइज किया और उसके बाद आप अपने बिजनेस के गोल को अचीव कर पाए। ठीक, पढ़ लेते हैं एक बार लिखा क्या है। प्रत्येक संगठन में भौतिक मतलब माल, मशीन, धन जिनको आप टच कर सकते हो, वह मानवीय, आपको पता है लेबर, आपके संसाधनों का प्रयोग होता है। तो किसी भी संगठन में आपको दो चीजें देखने को मिलेगी, एक तो भौतिक सामान हो गया, एक हो गया मानव। तो दोनों ही मिलकर काम करते हैं। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रबंध का काम कुछ और नहीं बल्कि संसाधनों का अपवाह का कुछ अलग ही है, ये आधा अधूरा सा लिखा है ऐसा लगता है। अपव्यय होना चाहिए, अपव्यय रोकने से या वेस्टेज रोकने से है, अथवा इनका अनुकूलतम उपयोग करना ही है। तो प्रबंध का मतलब भी यही होता है, जो हमारा पहला चैप्टर था उसका मतलब भी कहीं ना कहीं यही है कि आप अपने संसाधनों की वेस्टेज को कम करके ज्यादा अनुकूलतम उसका उपयोग करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सको। आगे लिखा है, और ऐसा तभी संभव है जब एक प्रबंधक प्रबंध के सिद्धांतों को व्यवहार में लाए, मतलब उसको प्रैक्टिस में लाए, उसको अप्लाई करें। प्रत्येक संगठन की पहली आवश्यकता यह है कि उसकी प्रशासन प्रणाली प्रभावी हो।
अब प्रभावी का मतलब क्या है? अगर मैंने एक टीम बनाई है तो मैं ये उम्मीद रखूंगा उनसे कि वो टाइम रहते अच्छे से डिसीजन ले पाए, अच्छे से अपने काम को कर पाए, टाइम को सही यूटिलाइज करे, तो उसी को हम बोलेंगे प्रभावी प्रशासन। ठीक है, और काम को टाइम पे पूरा कर पाए कि उसकी प्रशासन प्रणाली प्रभावी हो। प्रबंध के सिद्धांत ऐसा संभव बनाते हैं। अब प्रबंध के सिद्धांत जब हम अप्लाई करेंगे तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएगी। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि प्रबंध के सिद्धांत आप ये अभी सोच रहे होंगे कि प्रबंध के सिद्धांत ऐसे क्या होते हैं, तो वो मैंने आगे बताया हुआ है, वो हम देखेंगे आगे क्या लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है वैज्ञानिक निर्णय। वैज्ञानिक निर्णय का अर्थ है एक संतुलित निर्णय। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि वे वैज्ञानिक संतुलित निर्णय ले सके। वैसे ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि समझ में आएगा नहीं, फिर भी मैं आपको समझाने की एक छोटी सी कोशिश करता हूँ। वैज्ञानिक निर्णय का अर्थ है एक संतुलित निर्णय। संतुलित निर्णय से मेरा मतलब है जिसमें बिजनेस को लॉस ना हो, जिसमें बिजनेस का लॉस ना हो और ना ही वर्कर का लॉस हो। अगर मैं अपने वर्कर को कहूँ कि भैया आपको 12 घंटे काम करना है और सैलरी लेकिन आपकी उतनी ही रहेगी जितनी आपको मिल रही थी 8 घंटे की, तो ये एक संतुलित निर्णय नहीं होगा। तो ऐसे में वैज्ञानिक निर्णय से मेरा मतलब है एक ऐसा निर्णय जो संतुलित हो। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों को आवश्यक प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। तो प्रबंध के जो सिद्धांत है वो आपको क्या करते हैं, आपको एक ट्रेनिंग देते हैं जिस ट्रेनिंग की हेल्प से आप एक संतुलित निर्णय ले सकते हो। तो इसीलिए कहा गया है कि वैज्ञानिक निर्णय ये संतुलित या अच्छा निर्णय लेने में हेल्प करते हैं हमारे प्रबंध के सिद्धांत। आगे अगर हम बात करेंगे तो आगे आपको देखने को मिलेगा बेटा 3 पॉइंट और रह गए हैं। 4th है बदलते वातावरण की आवश्यकता पूरी करना। पहली चीज मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। अगर चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तो केस स्टडी नहीं कर पाओगे, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला पॉइंट बदलते वातावरण की आवश्यकता पूरी करना। अब वैसे देखा जाए तो ये सारी चीजें इन्होंने खींची हुई है, तीनों पॉइंट इन्होंने सिर्फ खींचा है, मीनिंग कुछ खास नहीं है इसका। तो बिजनेस इसलिए भी बोर हो जाता है क्योंकि वो किसी मतलब का हमें लगता नहीं है, क्योंकि उन्होंने ना आंसर को जबरदस्ती खींचा हुआ होता है। प्रबंध के सिद्धांत बहुत ही सिंपल सा मीनिंग था कि किसी भी पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने उनके सामने जो प्रॉब्लम आई उन्होंने क्या किया, उसको सॉल्व करने की कोशिश की, और जिस टेक्निक से प्रॉब्लम सॉल्व होती चलेगी उन्होंने उसको सिद्धांत का नाम दे दिया। लेकिन फिर उसकी डेफिनेशन दे दी हमें, फालतू की डेफिनेशन जो हमें याद नहीं होती। फिर उसके फीचर्स भी निकाल दिए, जबरदस्ती के उसके गुण निकाल दिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने दोस्त के अच्छे से गुण निकालो तो वो जबरदस्ती वाली बात होगी, आप कहोगे उसमें तो कुछ अच्छे गुण है ही नहीं। तो वही चीज हमारे सामने है। अब बात आती है महत्व की, तो ये 3 पॉइंट उन्होंने एक्स्ट्रा खींचे हुए हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि बदलते वातावरण की आवश्यकताएं पूरी करना। एक काम करता हूँ, मैं आपको एक शॉर्टकट में समझा देता हूँ। क्योंकि प्रबंध के जो सिद्धांत है वो पास्ट में बनाए गए थे, तो ऐसे में उन्होंने अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग टेक्निक उन्होंने बता दी आपको। तो आने वाले टाइम में आपकी सिचुएशन चेंज होती है तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ टेक्निक पहले से ही बता दी गई है। तो अगर आपके पास पहले से ही टेक्निक है तो आप क्या करोगे, आप उसको अप्लाई कर सकते हो, इसमें आपको हेल्प है। क्यों? क्योंकि पहले से ही आपके पास टेक्निक पुराने लोगों की है, उनकी हेल्प से, उनकी एक्सपीरियंस की हेल्प से आपको वो सारी चीजें मिल चुकी हैं। तो अगर आपका वातावरण चेंज होता है, अगर आपका वातावरण का मतलब ये नहीं कि सर्दी से गर्मी आ जाए, वो वाली बात नहीं कर रहा मैं। मेरे कहने का मतलब ये है आपके जो वातावरण जो हम आगे पढ़ेंगे, आर्थिक हो गया, राजनीतिक हो गया, ये सारे जो भौगोलिक हो गया, तो इस तरीके से जो आपके चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास पहले से ही टेक्निक पड़ी हुई है, आप उनमें से कोई भी एक टेक्निक उठाओगे और यूज कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंधकों की कार्यकुशलता में वृद्धि करके उनके सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में मदद करते हैं। अधिक कुशल प्रबंधक अच्छी किस्म की वस्तुएं उचित दामों पर तथा हर समय उपलब्ध करा सकते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व से मेरा मतलब इतना है कि मैं अपने समाज को अच्छी किस्म की वस्तुएं दूं, उनको उचित दामों पर दूं और उनको हर समय उपलब्ध करा सकूं। तो ये 3 काम करके मैं अपने सामाजिक उत्तरदायित्व से बेड़ा पार हो जाएगा मेरा। तो ये सारी चीजें जो आप पूरी कर सकते हो वो पूरी कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो सिद्धांत है उसकी हेल्प से। तो अगर आपके व्यावसायिक सिद्धांत अगर आपके साथ है, अगर आपने उनको पढ़ रखा है, तो उनकी हेल्प से आप ये सारे काम, ये तीनों काम कर सकते हो। और ये तीनों काम अगर आपने कर लिए तो आप अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा कर चुके हो। लास्ट पॉइंट जो है वो है प्रबंध प्रशिक्षण, शिक्षण एवं शोधन।
प्रबंध के सिद्धांतों से हो रहे लाभ शोधकर्ता रिसर्चर्स जो होते हैं को इनमें और अधिक सुधार की प्रेरणा देते हैं। प्रबंधकों का दृष्टिकोण ऐसा बन गया है कि वे जाने अनजाने कुछ नया करने में लगे रहते हैं। प्रबंधकों के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान में वृद्धि करके उन्हें शिक्षण एवं प्रशिक्षण भी उपलब्ध करा रहे हैं। अब पॉइंट क्या, प्रबंध के जो सिद्धांत है वो आपको कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे चांस दे देते हैं कि आप उनमें और सुधार करके उसको और बेटर बना सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे बताई हुई है कि ट्रेनिंग, एजुकेशन, रिसर्च। अब ऐसे में क्या होता है, अगर जो भी सिद्धांत बनाए गए हैं पहले और अभी भी बन ही रहे हैं, जैसे जैसे सिचुएशन उनके सामने आ रही है, तो जैसे जैसे आपके पास सिद्धांत आते चले जाते हैं, तो अब आप क्या करते हो कि कोई नया पर्सन अगर आया कंपनी के अंदर, आप क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सिद्धांत है, आपको पता है कि नए एम्प्लॉय के साथ आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि पास्ट में कुछ लोगों ने वो गलतियां की थी जिसका सुधार उन्होंने आपको बताया, तो आप वो सुधार पहले ही अप्लाई कर देते हो। आप वेट नहीं करते कि नया एम्प्लॉय आएगा वो गलतियां करेगा, आप उसका इंतजार ही नहीं करते हो, आप सीधा वो सारी टेक्निक यूज करना शुरू कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक काम है वो है मैकेनिकल का, और ऐसे में कोई भी नया वर्कर आएगा तो उसको वो गाड़ियां ठीक करनी होगी, मशीन ठीक करनी होगी, और मैं नहीं चाहता कि वो वेस्टेज करे और अपना टाइम वेस्ट करे और हमारी भी सैलरी हम उसको दे और वो भी हमारे वेस्टेज में चली जाए। तो ऐसे में सबसे पहले हम उसको ट्रेनिंग पे भेज देंगे कि भाई जाओ, वो हमारा वर्कशॉप है, वहां पे ट्रेनिंग करो 1 महीने की, 2 महीने की, और फिर यहाँ पर आओ। कॉल सेंटर्स में भी ऐसी होता है, आपको डायरेक्ट कॉलिंग पे नहीं बिठाते, आपको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग देने से मेरा मेन मोटिव क्या हो जाएगा, मेरा मेन मोटिव ये हो जाएगा, मतलब बिजनेस का मेन मोटिव ये हो जाएगा कि हाँ, हमने इस नए पर्सन को सब कुछ सिखा दिया, अब ये रेडी है काम करने के लिए, और ऐसी कंडीशन में वो हमारा कोई भी किसी भी प्रकार का लॉस नहीं करेगा, ना तो समय का लॉस करेगा, ना ही हमारे रिसोर्सेज का लॉस करेगा। तो ये सारी चीजें क्योंकि हमने पहले सिद्धांतों में पढ़ रखी हैं, उन लोगों ने गलतियां की थी तो उन्होंने हमें सॉल्यूशन बताया था, इस वजह से हम अब ये अप्लाई कर पा रहे हैं इस टाइम। तो वहीं लिखा हुआ है कि प्रबंध, प्रशिक्षण, शिक्षण एवं शोधन, मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट 6 पॉइंट थे इसके जो आपके सामने है। अगर मैं कहूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो बिल्कुल सच है बेटा, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए था। बट सीबीएसई बोर्ड है, कुछ कह नहीं सकते। एक तो सीबीएसई बोर्ड से परेशान है भैया सारे बच्चे, वो कोई भी क्वेश्चन कभी भी दे सकते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो वो भी कुछ नहीं कह सकते। सीबीएसई बोर्ड अपने मन का मालिक है, जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, वो हम करेंगे प्रबंध के सिद्धांत, जो कि 2 लोगों के हैं, वो वाले दोनों ही, ये जो दाढ़ी मुछ वाला जो आदमी है हेनरी फ्योल, इसके भी सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे टेलर के सिद्धांत। ठीक है, इन दोनों के सिद्धांत का बहुत मजा आएगा इन सिद्धांतों को पढ़ने में। तो नेक्स्ट वीडियो तक का इंतजार करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक करके कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो, और अगर शेयर करना चाहो तो और भी अच्छी बात है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो इसे, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और कोई नई बात नहीं है इसमें, और कुछ आपको पैसा नहीं देना इसमें, अगर आप चाहो तो आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करो। इसके बाद केस स्टडी भी करेंगे, वो धीरे धीरे सारी चीजें होंगी। क्लियर हो गया पॉइंट? अब अच्छे से पढ़ लेना बेटा, इसको याद कर लेना अच्छे से। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना।